हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राजनीति यानी कि पॉलिटी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और इसे हल करने वाले हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला प्रश्न से। हमारा सबसे पहला प्रश्न यह कहता है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारत के संविधान को कब लागू किया गया था, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भारत के संविधान को कब लागू किया गया। क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से बन सकते हैं। एक पूछा जा सकता है आपका भारत के संविधान को कब अपनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कब भारत के संविधान को अपनाया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कब लागू किया गया, लागू का जब तिथि पूछा जाए तो कब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, सबसे पहले संविधान को अपनाया गया, फिर उसे लागू किया गया। दोनों कंफ्यूजन आपको दूर हो चुके होंगे। चलिए इसको कुछ व्याख्या के बारे में, तथ्य के बारे में देखते हैं। देखिए जो हमने अभी ये बताया, इसके बारे में पढ़ाया, वही आगे यहाँ पे व्याख्या और तथ्य के बारे में दिया हुआ है कि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यानी कि एडॉप्ट किया गया, स्वीकारा गया, और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू किया मतलब इसे अमेंड किया गया। अब आगे देखते हैं, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक संपूर्ण गणतंत्र बना। अगला देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु इसके बारे में। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार किया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो भारतीय संविधान है इसे बनाने में कुल कितना समय लगा, ये प्रश्न इससे बनकर आते हैं। तो हमारे संविधान को बनाने में समय कुल लगा 2 वर्ष यानी कि 2 years प्लस 11 मंथ प्लस 18 डेज। याद रहेगा आपको, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। क्लियर। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 8 अनुसूचियां थी, लिखा हुआ थी का मतलब यहाँ पे मतलब पहले, मतलब अगर है बोल दिया जाता तो क्या हो जाता, यहाँ पे 12 अनुसूचियां हो जाती। 8 और प्लस 4 इसमें जोड़ा गया तो टोटल 12 बन गए, यानी कि जो 8 के बाद जो 4 जो अनुच्छेद जोड़े गए वो अमेंडमेंट के तहत उसमें जोड़े गए। और कुल वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुसूचियां कितनी है तो टोटल वर्तमान में 12 है। लेकिन अगर पूछ दे, इसमें देखिएगा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में मूल रूप से, यानी कि जब तैयार किया गया था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी। मूल रूप अगर दिखा हो या पूछ लिया जाए कि संविधान बनाते समय कितनी थी अनुसूचियां तो 8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने लिखा। भारतीय संविधान को किसने लिखा, ऑप्शन है हमारे कुछ इस प्रकार, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसे लिखने का काम किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इस फिगर में भी देख रहे होंगे अंबेडकर जी को। कुछ इसके तथ्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसे एक और प्रश्न बनकर आ गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान को लिखने का कार्य प्रारूप समिति को सौंपा गया, यानी कि जो लिखने का जो कार्यक्रम है ये संविधान को, ये किसे दिया गया, सौंपा गया, तो प्रारूप समिति यानी एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया प्रारूप कमेटी। ठीक है, तो इन्हें ही सौंपा गया भारतीय संविधान को लिखने का कार्य।
जिसका गठन किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला देखते हैं, इस समिति के अध्यक्ष, किस समिति, यानी इस प्रारूप समिति के बारे में ही पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला है संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। पिछले ही वीडियो में हमने बताया था, यानी पिछले क्वेश्चंस में, पहले वाले में, कि संविधान को बनने में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष लगा। और महीना कितना लगा? 11 मंथ लगा। और दिन कितने लगे थे? 18 दिन लगे थे। याद रहेगा आपको, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला देखते हैं, प्रारूप कुछ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे 29 अगस्त 1947 को समिति का गठन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अध्यक्ष बनाया गया अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लागू कब हुआ? ये क्या लागू हुआ? यहाँ पे संविधान के बारे में पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ। तो हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? मतलब कि संविधान की ओरिजिनल जो कॉपी है वह किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी साथ में, या संस्कृत में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है हमारी संविधान की मूल प्रति। संविधान की मूल प्रति की भाषाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 यानी 394 में उल्लिखित है। यहाँ पे प्रश्न यह बनता है कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है या जो बनाई गई है वह किस भाषा में है? तो आंसर हो जाएगा इसका हिंदी और अंग्रेजी। और ये जो भाषाएं हैं भारतीय संविधान की, ये जो मूल प्रति है वह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है पूछा जाए तो यह हो जाएगा 394। कितने? 394 आर्टिकल में यह लिखित है। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। अगर ऑप्शन में आपके हिंदी अंग्रेजी दिए हुए रहेंगे और ऑप्शन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेंगे तो ऑप्शन सी आपको टिक करना है। अनुच्छेद 394 394(1) के अनुसार संविधान की आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उसी से कुछ मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं। अनुच्छेद 394(1) में 1 में संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, क्या लिखित है? दोनों भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रमाणित होंगे, मतलब कि इक्वली होंगे वो। यह प्रावधान संविधान को देश के आधिकारिक लोगों के लिए सुलभ यानी आसान बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, उपनिवेश, गणराज्य, संघीय समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया भारतीय की प्रस्तावना में भारत को। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह जो शब्द है, यह शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 अमेंडमेंट अधिनियम 1976 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। क्या क्या जोड़े गए हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द जोड़े गए हैं। किस अमेंडमेंट के तहत? तो 42वें अमेंडमेंट, 42वें संशोधन के तहत, अधिनियम के तहत 1976 में। मुख्य बिंदु इससे कुछ निकल कर आते हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो शब्द है 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। भारत पहले से ही लोकतांत्रिक गणराज्य था। इस संशोधन से संविधान की मूल संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो इसकी आत्मा को दर्शाती है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 10, 11, 12 और 13 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। संविधान, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां? तो वर्तमान में टोटल 12 हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में जब बन रही थी उस समय अगर पूछ लिया जाए कि मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, यहाँ पे थी पूछ दिया जाए और मूल रूप लिखा हुआ हो, मूल सब, तो कितना हो जाएगा? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? उस समय इसकी अनुसूचियां 8 थी। बाद में अमेंडमेंट के तहत 4 और अनुसूचियां जोड़ी गए जो कि वर्तमान में अब हो गए हैं 12। कितने हो गए? 12। आइए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे है शब्द लिखा हुआ है। कुल वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितनी है तो 12, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मूल रूप से कितनी थी, मूल रूप से कितनी संविधान, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी अगर पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। टोटल 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से, लेकिन वर्तमान पूछ लिया जाए तो 12 होगा। ये अनुसूचियां संविधान के विभिन्न प्रावधानों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, क्षेत्रों के प्रबंधन, भाषाओं आदि से संबंधित विस्तृत विवरण प्रदान करती है। मुख्य बिंदु है कुछ इस प्रकार से इसके। भारतीय संविधान के मूल प्रति में 12 अनुसूचियां थी जो हमने अभी पढ़ा। प्रथम संविधान संशोधन यानी कि पहला जो अमेंडमेंट है, पहला जो सुधार किया गया हमारे संविधान संशोधन में कब किया गया? तो वो किया गया था 1951 को। कब किया गया? 1951 में पहला अमेंडमेंट यानी कि पहला उसमें सुधार, यानी कि इसमें छेड़छाड़ कह सकते हैं आप अनुसूचिया में, हमारी संविधान में क्या कब किया गया? तो 1951 में। और चौथी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? चौथी अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन करके। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पे जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा कि ये प्रथम संविधान संशोधन, उसी तरह से 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वह हुआ था 1992 को द्वारा। और ये जो संशोधन है किसमें किए गए? तो 11वें और 12वें अनुसूचियों में की गई। 73वां के संशोधन के तहत 11वें अनुसूची में और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वें अनुसूचिया में संशोधन किए गए। अनुसूचियों के विषय कुछ इस प्रकार है। पहला अनुसूची में बात की गई है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण के बारे में। दूसरी में बात की गई राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री आदि के वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरी में बात की गई है इन सभी के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। चौथी में बात की गई राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए। पांचवी और छठी में बात की गई अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। और 11वीं और 12वीं में बात की गई पंचायतों व नगर पालिकाओं के विषय के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। यहाँ पे राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद या एक अस्थायी सदन है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है या फिर अस्थायी। यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने? इसके सदस्यों को जो कार्यकाल है यानी कि मेंबर्स के कार्यकाल का जो समय होता है वह 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में, मतलब हर 2 साल में इसके 1/3, कितने? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा चुने जाते हैं लिखा गया है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। राज्यसभा अधिकतम 250 सदस्यों की हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है, ये भी प्रश्न बनते हैं। तो अधिकतम से अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। वर्तमान में राज्यों से 238 है, मतलब कि अभी प्रेजेंट में कितने हैं? अगर 250 अधिकतम हो सकते हैं तो ये प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में टोटल है 238। कितने हैं? 238। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित यानी कि
चुने जाते हैं। यह सदन अस्थाई है, अभी हमने पढ़ा कि यह सदन अस्थाई है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और सेवानिवृत्त मतलब हो जाते हैं 1/3 सदस्य, और उनके स्थान पर हर 2 साल पे नए सदस्य चुने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था ये शब्द कि ये जो शब्द है कब जोड़े गए हैं। तो यह जो शब्द है जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मूल संविधान की प्रस्तावना में मतलब कि जब बनाए गए थे, मूल का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल कंटेंट यानी कि ओरिजिनल जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम जो बनाया जाता है उसे मूल बोलते हैं। तो मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। ये जो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। कब? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है ये शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द, जो आपातकाल 1975 से 77 के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया इन्हें। ये जो 42वां संविधान है यानी कि 42वां अमेंडमेंट है, इसे मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस संशोधन द्वारा अब तक के टोटल कुल 53 संशोधन हो चुके हैं। इस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है, यानी कि ये जो मूल कर्तव्य जो हमारे हैं उनमें अनुच्छेद 51A जो है, इन्हीं 42वें अमेंडमेंट के यूज करके इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। न्यायालयों की शक्तियों में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं इस 42वें संविधान संशोधन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है संविधान में। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी गई है। इसके तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यह संविधान का एक विशेष और विस्तृत प्रावधान मुख्य बिंदु है इसके। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये साधारण बहुमत पे, विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस साथ ही साथ राज्यों की स्वीकृति के आधार पर संशोधन होता है संविधान संशोधन में। अब तक के कुल 105 से अधिक संशोधन हो चुके हैं संविधान में संशोधन। सबसे पहला जो संशोधन हुआ था हमारा 1951 में, 1951 में पहला हमारा संविधान संशोधन हुआ था। मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये बताया गया हमारे केशवानंद भारती केस 1973 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 3 में शामिल किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, तो यह किस भाग यानी किस पार्ट्स में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 कहाँ से कहाँ तक आते हैं अनुच्छेद हमारे? तो भाग 3 कहलाते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक हमारे भाग 3 कहलाते हैं। इन्हीं में शामिल हो किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं और संविधान की आत्मा माने जाते हैं। संविधान की आत्मा, प्रश्न एक और बन गया यहाँ पे दोस्तों कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भाग 3 में कुल 6 श्रेणियों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब कि न्यायालय द्वारा इसे इन्फोर्सेबल मतलब प्रवर्तनीय मतलब इसे चेंज किया जा सकता, अर्थात यदि इनका उल्लंघन हो तो न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? तो इमरजेंसी की घोषणा करता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति हमारे करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह घोषणा मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की लिखित सलाह पर की जाती है। आपातकाल 3 प्रकार की होती है, एक राष्ट्रीय, एक राज्य और तीसरा वित्तीय। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हमने अभी पढ़ा कि आपातकाल 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। इन सभी के अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद के तहत डाला गया है। तो हमारे 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल आता है। 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन आता है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं या राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। 360 के तहत वित्तीय यानी फाइनेंशियल आपातकाल इमरजेंसी आता है। 44वें 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो केवल युद्ध, जब युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है इसके, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया। और यह किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसे कहा? आर्टिकल 32 को कहा संविधान की आत्मा और हृदय कहा है आर्टिकल 32 को। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर कर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य बिंदु है आर्टिकल 32 संविधान उपचार का अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय निम्न रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न यानी कि 5 तरह के रीट होते हैं या 5 रीट जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सेच्योरी और पांचवा है अंतिम को वारंटो। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किसे कहा था? तो आर्टिकल 30D को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू करने का प्रावधान है? तो यह 360 आर्टिकल 360 के तहत लागू करने का प्रावधान है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान 360 के तहत है। यदि राष्ट्रपति को यह संतोष हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। यह आपातकाल पूरे भारत या उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है। इसके प्रभाव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वित्त संबंधी निर्देश दे सकती है और राज्य के वेतन आदि में कटौती के निर्देश दे सकती है। याद रखने के कुछ ट्रिक यहाँ पे दिए गए हैं, आप याद रख सकते हैं। टोटल 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। कौन से? एक है 352, फिर 4 साल आपको गैप लेना है, फिर 356, फिर आपको 4 साल गैप लेना है 360, यानी कि 352 आपको हर 4 साल पे इंक्रीज बढ़ाते जाना है। 352, 356,
360। पहला हमारा जो है 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। 356 हमें बताता है राज्य आपातकाल के बारे में, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे 360 अनुच्छेद के तहत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना है। इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। प्रथम बार 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 86वें संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक कर्तव्य जोड़ा गया। ये कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये नागरिक के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए राज्य को निर्देश देने वाला अनुच्छेद है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसे मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन हेतु राज्यों को निर्देश कहा जाता है। मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 भाग 4A में मौलिक कर्तव्य में आता है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह शिक्षा, प्रचार, जागरूकता के माध्यम से नागरिकों को उनके कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित करें। मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो, यानी कि कोई भी संसद का सेशन ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश उसी शक्ति के समान है जैसे संसद को कानून बनाने की होती है। संसद के पुनः सत्र में आने पर इन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। आइए कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 213 कहता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 72 बताता है राष्ट्रपति की क्षमा, दया आदि देने की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 356 बताता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे कुल 15 महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इसके फुल एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ मैंने इसे करा दिया है। अब आपको यह जो सेशन है, ये जो 15 प्रश्न है पॉलिटी के, आपको कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या सुधार किया जा सकता है और आप किस तरह के और कुछ प्रश्न चाहते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।